स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। कई दोस्तों का कहना था कि आप जो है एनसीईआरटी बायोलॉजी को पूरी तरह से करवा दीजिए। तो हम आज लेकर के आए हैं आपके लिए क्लास 11th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसमें हम लोग एक एक करके सभी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। आपको बताते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग सभी मैटर को पढ़ेंगे, और आप सबसे रिक्वेस्ट है पढ़ने के बाद जो लाइन, जो स्टार, जो हमने सर्किल किया हो, उन चीज़ों को आप सर्किल कर लेंगे अपनी एनसीईआरटी में, और दोबारा से रिवाइज करते वक्त उन्हें क्वेश्चन के फेज से देख सकते हैं। ठीक है। बाकी प्रैक्टिस पेपर आपका चल रहा है पीवाईक्यू का। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उसके प्रैक्टिस पेपर आपके करवाए जा रहे हैं, बॉटनी का अलग, जूलॉजी का अलग। जो नए क्वेश्चंस बन सकते हैं एनसीईआरटी का प्रैक्टिस पेपर अलग से, और उसके बाद कुछ मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चंस अलग से आपके कराए जाएंगे। जो मिक्स क्वेश्चंस होंगे एनसीईआरटी के भी होंगे, पीवाईक्यू के भी होंगे, और कुछ नए क्वेश्चंस भी होंगे जो आजकल ट्रेंडिंग में हैं। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अध्याय पे आते हैं और हिंदी का ये सेशन करते हैं। जब हिंदी ख़त्म हो जाएगी क्लास 11th की, तो क्लास 11th के इंग्लिश का सेशन स्टार्ट करेंगे, और 12th की हिंदी का सेशन चलता रहेगा। और जब 12th की हिंदी ख़त्म हो जाएगी तो वहाँ पे भी इंग्लिश आ जाएगा, तो दोनों साथ साथ हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। अब साथ में प्रैक्टिस पेपर वगैरह चल रहा है। थोड़ा समय दीजिए और इन चीज़ों को पढ़ने का कोशिश करिए, तो बहुत आसान है और बहुत अच्छा नंबर भी आ सकता है। आप स्कोर कर सकते हैं। सीटें लिमिटेड भले हैं, लेकिन आप अपने सिलेक्शन के लिए जा सकते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे जीव जगत कैसा निराला है, यानी अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो बहुत सी निराली चीज़ें हमें देखने को मिलती है। सूक्ष्म जीव से लेकर के विशालकाय जीव तक हमें देखने को मिलते हैं। आगे उसकी व्याख्या भी है। कह रहा है जीवों के विस्तृत प्रकारों की श्रृंखलाएं विस्मयकारी हैं। जो ये श्रृंखला है अलग अलग छोटे बड़े जीवों का, ये बहुत विस्मयकारी है, आश्चर्यजनक है। असाधारण वास स्थान, बहुत से ऐसे असाधारण वास स्थान है जहाँ पे हमें जीव देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ठंडे पर्वत पे, पर्णपाती वनों में, ठीक है, महासागरों में, अलवड़ी मीठे जलों में, जलीय झीलों में, मरुस्थल में, अथवा गर्म झरनों में भी आपको जीव देखने को मिल जाते हैं। वे हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। सर पर दौड़ते घोड़े, जो घोड़े बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, प्रवासी पक्षियाँ, घाटियों में खिलते फूल, अथवा आक्रमणकारी शार्क की सुंदरता विस्मय और चमत्कार का आवाहन करती हैं। पारिस्थितिक विरोध, कह रहा है कि ये जो चीज़ें हैं, कह रहा है इसमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। सर पर दौड़ते हुए घोड़े हम देख सकते हैं। प्रवासी पक्षियाँ, ऐसी पक्षियाँ जो प्रजनन के लिए, आवास के लिए अपने स्थान को छोड़ करके किसी दूसरे इकोलॉजिकल कंडीशन में जाती हैं, वहाँ अपने प्रजनन को पूरा करती हैं, या अपना जो है जो डेंजर कंडीशन थी उनके क्लाइमेटिक चेंज की, उससे सरवाइव करते हैं दूसरे क्लाइमेटिक चेंज में जा करके, और फिर जब उनका क्लाइमेटिक चेंज उनके क्षेत्र का सही होता है तो रिटर्न चली जाती हैं। कुछ घाटियों में खिलते हुए फूल, फूलों की घाटी कहाँ पाई जाती है? बीपीएससी वाले बताएं भाई, बीपीएससी टीआरई 4 वाले बताएं कि फूलों की घाटी कहाँ पाई जाती है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा अगर आप जीके भी पढ़ रहे हैं तो। अथवा आक्रमणकारी शार्क, शार्क में देखेंगे, जल में देखते हैं तो वो आक्रमण करते हुए नजर आ जाएंगे। ये सब बहुत सा चमत्कार है, बहुत विस्मय है, और ये हमारी प्राकृतिक सुंदरता भी है। पारिस्थितिकी विरोध, जो पारिस्थितिकी है, इकोलॉजी है, इकोलॉजी शब्द को सर्वप्रथम किसने दिया था? तो एजी टांसले वाली बात आप बताइएगा। तो कह रहा है पारिस्थितिकी विरोध, जो हमारी परिस्थिति है उसके विरोध तथा समिष्ट के सदस्यों, समिष्ट मतलब पॉपुलेशन, तो उस पॉपुलेशन के सदस्यों, ठीक है, जो एक निश्चित एरिया में पाए जाने वाले जीवों की संग, और समिष्ट के समुदाय, और जो इकोलॉजी के समुदाय हैं, कह रहा है सहयोग अथवा यहाँ की कोशिका की आणविक गतिविधियों में पता लगाता है कि वास्तव में जीवन क्या है। प्रश्न यही खड़ा है कि व्हाट इज लाइफ। ये प्रश्न जो है इसका उत्तर बहुत से लोग खोज रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है। इस प्रश्न में दो निर्विवाद प्रश्न हो सकते हैं। अब एक प्रश्न, इसी इसी प्रश्न का दो प्रश्न हो गया, उत्तर तो अभी इसका मिला नहीं। पहला प्रश्न क्या है? पहला तकनीकी है, जो जीव पहला तकनीकी है, जो जीव तथा निर्जीव क्या है। यानी अब यहां प्रश्न हो गया कि जीव क्या है और निर्जीव क्या है। तो अगर हमें जीव पता हो जाएगा तो हम जीवन पता कर लेंगे। इसका उत्तर खोजने का प्रयत्न करता है, ठीक। तथा दूसरा दार्शनिक है, कह रहा है हम लोग इसका उत्तर खोजने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरा प्रश्न कौन सा है? दार्शनिक प्रश्न है, जो यह जानने का प्रयत्न करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है।
यानी हम जीवन क्या है ये जानना है, और जीवन का मूल मंत्र क्या है। ठीक, वो राजू श्रीवास्तव की कॉमेडी देखे होंगे ना, तो उसमें कहता है ना कि हमारे जीवन का मल मूत्र यही है। तो यहाँ मूल मंत्र क्या है ये बताना है, जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, एम क्या है, एम ऑफ लाइफ क्या है। आपका एम क्या है, आप चाह रहे हैं शिक्षक बनना, तो दूसरे का सबका अपना अपना अलग अलग एम है, तो उसी तरह से जीवन का मुख्य एम क्या है। वैज्ञानिक होने के नाते, चूंकि जीव विज्ञान की बात कही जा रही तो विज्ञान की ही बात होगी, तो वैज्ञानिक होने के नाते हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं करेंगे। हम लोग किसका करेंगे, पहले प्रश्न का, सजीव और निर्जीव को ढूंढने की कोशिश करेंगे, या जीव और निर्जीव को ढूंढने का प्रयास करेंगे। हम इस बात पे चिंतन करेंगे कि जीव क्या है। हमारा प्रश्न ये है कि जीव क्या है, हम इस पे चिंतन करेंगे। दार्शनिक वाले प्रश्न को हम छोड़ देंगे, क्योंकि दार्शनिक वाला जो प्रश्न है वो अपने आप में खुद एक विशालकाय महासागर है। तो उतना ही खोजने में कितने फिलासफर की जिंदगी चली गई और वो आज तक ढूंढ नहीं पाए कि जीवन का मूल मंत्र एक्चुअली में क्या है। क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक जीव के लिए, हर एक जो ऑर्गेनिज्म है धरती पे, सबके लिए जीवन का मूल मंत्र अलग अलग है। एक छोटे से उदाहरण से बताता हूँ, मनुष्य को ही लेते हैं। एक मनुष्य के लिए जो जीवन का मूल मंत्र है वो है कि चलिए भाई परिवार का पोषण करना है। दूसरा जो सन्यासी है उसका है कि हमें ईश्वर की खोज करना है। तीसरा जो व्यापारी है उसका एक हमें धन कमाना है, ठीक। और जो किसान है उसका ये है कि हमें अच्छा उत्पादन करना है। जो वाणिज्य में है उसका और भी इच्छा है कि हम वाणिज्य को और बढ़ाएं। जो शिक्षक है उसकी इच्छा है कि हम बहुत से लोगों को ज्ञान दे सकें, ज़्यादा लोग ज्ञानी हो सकें, ज़्यादा लोग समाज में सरवाइव करना सीख सकें। जो नेता है उसका एक ही उद्देश्य है कि कितना इस सेशन में साफ करना है, ठीक। तो सबका मूल मंत्र अलग अलग, सब मनुष्य हैं, सबका मूल मंत्र क्या है, अलग अलग है, ठीक। तो आप उसके प्रश्न में पढ़ेंगे तो लाखों प्रश्न हो जाएंगे, लाखों उत्तर हो जाएंगे, तो उस प्रश्न को छोड़ते हैं और हम लोग अपने प्रश्न पे आते हैं। हमारा जो प्रश्न है जीव विज्ञान का, उसमें कि आखिर में जीव विज्ञान में जीवन और निर्जीव यानी सजीव और निर्जीव क्या है, इस प्रश्न को ढूंढने का प्रयास करते हैं। आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप सपोर्ट करेंगे, ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं देखिए 3 चीज़ें मैं थोड़ा सा आपका 1 मिनट यहाँ पे जाया करूँगा, ध्यान से मेरी बात सुन लीजिएगा। जिसको जल्दी हो इसकी भी कर सकता है, लेकिन सुनिएगा, काम की बात है। मैं टीजीटी पीजीटी के लिए एनसीईआरटी करवा दे रहा हूँ आपका। मेरी बात को सुनिएगा, एनसीईआरटी करवा दे रहा हूँ मैं, इंग्लिश में भी हिंदी में। एनसीईआरटी का प्रैक्टिस पेपर करवा दे रहा हूँ, हिंदी में भी इंग्लिश में। पीवाईक्यू पहले से चल रहा है, जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं वो मैं अपना प्रैक्टिस करवा रहा हूँ घटना चक्र से, फिर यूथ का भी करवा दूंगा, शिल्पी का करवा दूंगा, ठीक है। इन तीनों चारों का करवा दूंगा। अपना मैं 125 क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस पेपर तैयार कर रहा हूँ, तो मेरे पास लगभग 2-3 प्रैक्टिस पेपर तैयार है। मेरा मानना है कि मैं 10 से लेकर के 20 प्रैक्टिस पेपर अपना तैयार कर लूँ, सभी मिसलेनियस क्वेश्चन के, ठीक। और इसके साथ ही साथ हमारे पास एक और एक स्पेशल पॉइंट होती है जिसका नाम है एग्ज़ाम पॉइंट, जो एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न होते हैं उनके एग्ज़ाम पॉइंट्स हैं। इसके साथ ही साथ थोड़ा कलर चेंज करें, चूँकि हम इसको इरेज नहीं करना चाह रहे हैं, वो सिर्फ सबको लिख देना चाह रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमारे पास जो है एक चीज़ और है जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, वो होती है एग्ज़ाम पॉइंट के बाद बूस्टर डोज। तो बूस्टर डोज, कई हमारी श्रृंखला बनी बूस्टर डोज के नाम से। बूस्टर डोज का ये जो हिस्सा होता है ये वेरी शार्ट क्वेश्चन का होता है, यानी 1 मिनट का, 2 मिनट का, 3 मिनट के वीडियोज होते हैं, जिसमें सभी चैप्टर्स का एनालिसिस के साथ साथ उसके डायग्राम को लगा देता हूँ, डायग्राम का हिस्सा करवा देता हूँ, उससे रिलेटेड मैटर करवा देता हूँ, ठीक। कई ऐसे प्रश्न होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, उसे बूस्टर, जैसे लार्वा है, ठीक है, उसके बाद कनेक्टिंग लिंक का है, ठीक है, ये उसके बाद जो है बोन है, स्केलेटन सिस्टम का है, ठीक, उसके बाद जॉइंट्स हैं, ठीक, उसके बाद अगर आ जाते हैं ब्लड का कंपोजिशन है, ठीक, उसके बाद आ जाते हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो पूरे आर्गन सिस्टम्स हैं सिक्वेंशियल मैनर से, रिस्पायरेटरी सिस्टम का, ठीक। उसी तरह से फोटोसिंथेसिस में चलते हैं, C3 साइकिल है, C4 साइकिल है, केल्विन साइकिल है, ग्लाइकोलाइसिस है। ये सभी 3-3 मिनट के, 2-2 3-3 मिनट में छोटे छोटे वीडियोज में मैं कवर करता हूँ, 2-2 3-3 मिनट में।
और इन्हें क्या है, जब भी आप खाली हो तब भी देख लीजिए। तो ये सब मिला करके मुझे नहीं लगता कि आपके प्रश्न इससे बाहर जाने वाले हैं। अच्छा, हमारा लक्ष्य कितना है मैं ये भी बता दूं। हमारा लक्ष्य बस 115 प्लस का है। ठीक, 115 प्लस का। मैं 125 के लिए जा ही नहीं रहा हूँ भाई। मैं 125 नहीं चाहिए मुझे, इतने में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे उतना ही चाहिए, 115, 101। देखिए 100, 101, 102, 103 तक सिलेक्शन हो जाता है। हमने टारगेट रखा है 115 का। ठीक। अब कुछ लोग कहेंगे सर 100% क्यों नहीं रखें? भैया 100% रख सकते हैं, लेकिन उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन का भी कोर्स आता है। अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ेंगे 3 महीना में, संभव नहीं है। तो 12-13 के प्रश्न जो हैं, 20 प्रश्न जो हैं आपके, 12-13 प्रश्न, 10% प्रश्न आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के आते हैं, तो वो संभव नहीं है। हो सकता है बेसिक कॉन्सेप्ट का हो, आप अभी ताज़ा ताज़ा पढ़े हों, या आपको कुछ मेमोरी याद हो अपने कोर्स का, आप कर सकते हैं। लेकिन कई ऐसे प्रश्न होते नहीं होते। ये पूरा पैटर्न है। ठीक है। तो अब मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस बात को समझ गए हैं। अब मैं चैप्टर पे चलूं और चैप्टर को पढ़ने का प्रयास करता हूं। ठीक है, चलिए। कह रहा है जीव जगत में विविधता। विविधता क्या क्या है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। विविधता कई हैं और बहुत महत्वपूर्ण भी हैं। यदि आप किसी आसपास देखें, यदि अपने आसपास आप देखें, तो आप जीवों की बहुत सी किस्में देखेंगे। बहुत सी स्पीसीज आपको, वैरायटीज देखने को मिल जाएंगी। एक किस्में गमले में उगने वाले पौधे, कीट, पक्षी, पालतू पशु और अन्य प्राणी और पौधे हो सकते हैं। बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें आप आंखों की सहायता से नहीं देख सकते। कह रहा बहुत से ऐसे जीव हैं जिन्हें हम अपनी आंखों की सहायता से क्या कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, लेकिन आपके आसपास में होते हैं या आपके शरीर पर भी रहते हैं। यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो आपको विविधता की एक बड़ी श्रृंखला दिखाई पड़ेगी। स्पष्ट है कि यदि आप किसी सघन वन में जाएं तो आपको जीवों की बहुत बड़ी संख्या तथा उनकी कई किस्में दिखाई पड़ती हैं। प्रत्येक प्रकार के पौधे, जो अलग अलग प्रकार के उस जंगल के पौधे हैं, जंतु तथा जीव जो आप देखते हैं, किसी एक जात स्पीसीज का प्रतीक है। कह रहा जो आप देखते हैं किसी एक जात या स्पीसीज के प्रतीक है। अब तक की ज्ञात वर्णित स्पीसीज की संख्या 1.7 मिलियन से लेकर के 1.8 मिलियन तक हो सकती है। हम इसे जैविक विविधता भी कहते हैं। कह रहा इसे हम क्या कहते हैं, जैविक विविधता के कहते हैं, अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए तथा यहाँ तक के पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं, हमें नए नए जीवों का पता लगता रहता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि विश्व में कई बिलियन मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं। ऐसा बताया गया है कि कई ऐसे मिलियन पौधे और प्राणी पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, विश्व में। हम पौधों और प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। ये स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थानों के अनुसार बदलते रहते हैं। यदि हमने कोई ऐसी विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय में चर्चा कर सकें, तो शायद इससे भ्रमकारी स्थिति पैदा हो सकती है। प्रत्येक जीव का अपना एक मानक नाम होता है। ठीक, सबका अपना नाम है, जिससे वह उसी नाम से पूरे विश्व में, सारे विश्व में जाना जाता है। कह रहा पूरे विश्व में कोई जीव अपने नाम से ही जाना जाता है। जैसे आपका अपना नाम है, तो आपके जितने भी जानने पहचानने वाले हैं, आपके रिलेटिव हैं, वो आपको आपके नाम से ही जानते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग नाम पद्धति कहते हैं। ठीक, नामनक्लेचर कहा जाता है। स्पष्टता नाम पद्धति तभी संभव है जब जीवों का वर्णन सही हो। अब मामला यह है कि हम नाम रखने से पहले एक काम और करना पड़ेगा, जीवों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। अगर हम उसको पहचानते नहीं तो उसका नाम कैसे रखेंगे? जैसे अगर कोई जीव पक्षी है तो पक्षी का नाम पक्षी के हिसाब से ही होना चाहिए। अब पक्षी का नाम हाथी थोड़ी ना रख देंगे। तो कह रहा है कि जीवों का नाम से पहले उसकी एक पहचान होनी चाहिए। ठीक, हम यह जानते हो कि यह विश्व नाम किस जीव का है, उसे पहचानना कहते हैं। जैसे हमने कहा कि गाय,
गाय कहने से हमारे मस्तिष्क में एक इमेज बन गई। हमने कहा कमल, कमल से एक इमेज बन गई। हमने कहा गैंडा, एक इमेज बन गई। हमने कहा गोरिल्ला, एक इमेज बन गई। हमने कहा बंदर, एक इमेज बन गई। लेकिन अगर हम किसी ऐसी स्पीसीज का नाम ले लें जिसको हम नहीं जानते हैं, जैसे हमने कहा रोल्फिया सरपेंटाइना, अब आप तो इसको जानते नहीं। हालांकि आप सर्पगंधा का नाम सुने हैं, लेकिन जानते नहीं है ना, पौधा देखे नहीं है। अब उसका नहीं आ रहा। फोर ओ क्लाक प्लांट, अब उसकी इमेज तो नहीं आ रही। ठीक। या हमने कह दिया किसी ऐसे पौधे का नाम ले लिया, किसी ऐसे जीव का नाम ले लिया जिसे हम नहीं जानते। बहुत से ऐसी मछलियां हैं, बहुत से ऐसे कीड़े मकोड़े हैं। जैसे हमने कह दिया जो है, इसको लेते हैं बाउचीरिया बैंक्राफ्टी। अब उसकी इमेज जो लोग मान लो माइक्रोस्कोप में देखे हैं वो तो थोड़ा सा बता सकते हैं, लेकिन बेसिकली उसकी इमेज याद नहीं आएगी। ठीक। तो कहने का अर्थ है कि कई ऐसे जीव हैं जिनका नाम तक हम नहीं सुने हैं, आइडेंटिफिकेशन तो छोड़ दीजिए। तो पहले उसका नाम जानना है। नाम जानने से पहले उसकी एक पहचान होगी, उस पहचान को भी हमें पता होना चाहिए कि हाँ, इस व्यक्ति का ये पहचान है, या इस जीव की ये पहचान है, इस ऑर्गेनिज्म की ये आइडेंटिटी है, और इसके हिसाब से इसका ये नाम है। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए। कह रहा अध्ययन को सरल करने के लिए, अब हम जब इसके अध्ययन को लाएंगे तो इसको सरल करना हमें जरूरी है भाई, बिना सरल किए नहीं पढ़ सकते हैं। लिए अनेकों वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीवों को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई। कह रहा है कि जीवों के नाम को कौन सा नाम देने की प्रक्रिया बनी? प्रत्येक जीवों के वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई गई। इस प्रक्रिया को विश्व के सभी वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया। जो प्रक्रिया बनी इसे पूरे वैज्ञानिक जगत में स्वीकार किया गया। मैं बताता हूं, आप अपने नाम को देखिए। हालांकि आपका एरा कुछ और था, आपके एरा में इतना ज़्यादा नाम नहीं था, लेकिन तब भी कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनका नाम मान लेते हैं कि कोई एक नाम है, तो उनका नाम मान लेते हैं ए है। ठीक। उनका नाम क्या मान लेते हैं? ए। मान लीजिए कोई नाम मैं लूँ और कोई किसी का नाम निकल जाए तो आप नाराज होंगे, तो मैं मानता हूँ उनका नाम ए है। मान ली उनकी माँ उनको बुलाती हैं प्रेम से बी कह के, उनके दोस्त उनको बुलाते हैं प्रेम से सी कह के। ठीक। उनकी पत्नी उनको बुलाती है बेबी सोना जानू कह के, और उनका पति अगर है तो भी बेबी सोना जानू कह के। अच्छा, मम्मी टेंशन में है कि यार 9 महीने मैंने इसे कोख में रखा, बेबी बेबी ये चिल्ला रही है, तो ये समस्या है। तो कहने का अर्थ है कि अगर किसी जीव का नामकरण है तो उसमें हजारों नाम हो सकते हैं। अलग अलग लोग उसे अलग अलग नाम से बुलाते हैं, अलग अलग भाषा शैली में उसी जीव के अलग अलग नाम हैं। और जब हम अलग अलग नाम हैं तो क्या उस नाम को ओरिजिनल कहेंगे? जैसे आप कहे कहीं गए, कोई होगा अपना तो बुरा मत मानिएगा, जैसे आपने कहा कि भाई मुझे पिंटू से मिलना है। अब उसी पिंटू को कोई चिंटू कहता है, उसी चिंटू का कोई और नाम हो सकता है, कोई और दोस्त और कहता है। मान लो दोस्त होते कुत्ता कमीना ही कहते हैं तो कुत्ता कमीना कह रहे हैं। ठीक। अब ये नाम आपके हो गए, 8-10 नाम हो गए। ठीक। अन्यथा मत लीजिएगा, आपके भी दोस्त हमारे ही दोस्त जैसे होंगे। ठीक। अब इसको उन्होंने कह दिया। अब पता चला कि उस बच्चे का कोई अपना भी तो नाम होगा जो उसका नाम है। अब उसका जो नाम है वो रजिस्टर्ड है, जो उसकी टीसी पे है, जो उसकी मार्कशीट पे है, वो रजिस्टर्ड नाम है। जब वो बैंक में अकाउंट खुलवाने जाएगा तो वो उसी नाम से अपना अकाउंट खुलवाएगा, जो उसके दोस्त बुलाते हैं उस नाम से नहीं खुलवाएगा। तो कहा है भाई, वैज्ञानिक नामकरण की बात आई और कहे कि भैया ऐसा नाम रखेंगे कि सभी जीवों का पूरे विश्व में एक नाम माना जाए, स्वीकार किया जाए। तो वही बात है कि इस प्रक्रिया को पूरे विश्व के सभी वैज्ञानिकों ने स्वीकार कर लिया। पौधों के लिए वैज्ञानिकों के नाम का आधार सर्वमान्य नियम तथा कसौटी है, जिनको इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर आईसीबीएन में दिया गया। कह रहा है कि पौधों के लिए इस नाम के लिए जो कसौटी रखी गई उसे आईसीबीएन के अंतर्गत रखा गया, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर में दिया गया है। आप पूछ सकते हैं कि प्राणियों का नामकरण कैसे किया जाता है, जो जंतु हैं उनका नामकरण कैसे किया जाता है, ये प्रश्न आपका हो सकता है। प्राणी वर्ग की विदों ने इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर बनाया। जो प्राणी है वर्ग की विद हैं वो किसको बनाए? आईसीजेडएन, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर बनाया। वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे।
किसी भी जीव के वर्णन से, वैज्ञानिक नाम की कसौटी है, किसी एक जीव का एक नाम होना चाहिए, दूसरा नाम नहीं होना चाहिए। कह रहा है वैज्ञानिकों नाम की गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक नाम रहे। किसी भी जीव के वर्णन से विश्व के किसी भी भाग में लोगों का एक ही नाम बता सके। वे यह सुनिश्चित कर सकते हैं, कह रहा है कि दो नाम तो हो गए भैया, बॉटनी के नाम आईसीबीएन, जूलॉजी में क्या नाम हो गया, आईसीजेडएन, ठीक। फिर कह रहा है कि वे सुनिश्चित कर सकते हैं कि नाम किसी दूसरे जीव का ना हो। ये क्लियर है भाई, एक नाम जिसका रखा, होमोसेपियंस अगर है तो पूरे विश्व के मनुष्य का नाम होगा। मैंगीफेरा इंडिका है, पूरे विश्व के मैंगो का नाम होगा, ठीक। यानी मैंगो आप कहिए, आम कहिए, मैंगो कहिए, ठीक है, उन्हें आप जो भी अपनी भाषा में कहना चाहते हैं उसे कहिए। लेकिन जब वैज्ञानिक नाम की बात आएगी तो पूरे विश्व में आम का एक नाम होगा, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक। पूरे विश्व में लोटस का एक नाम होगा, निलंबो न्यूसिफेरा। पूरे विश्व में जो है अगर हम बात करते हैं, टाइगर का एक नाम होगा, ठीक। आलू का एक नाम होगा, धान का एक नाम होगा, मटर का एक नाम होगा। पूरे विश्व में एक जीव का एक ही नाम होगा। जैसे अब आप बताइएगा ओराइजा सेटाइबा किसका नाम है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि ओराइजा सेटाइबा किस स्पीसीज के नाम को कहा जाता है। ओराइजा सेटाइबा। जीव विज्ञानी ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सर्वमान्य नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, पहला वंश नाम तथा दूसरा जाति संकेत पद। कह रहा है प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, पहला वंश नाम है तथा दूसरा जाति संकेत पद है। इस प्रणाली को, जिसमें दो नाम के दो घटक होते हैं, उसे द्वि नाम पद्धति कहते हैं। कह रहा है इसमें दो नाम होता है, एक होता है उसके जीनस का नाम और दूसरा होता है उसकी स्पीसीज का नाम, ठीक है, दो नाम होते हैं। कह रहा है ये दो घटक होते हैं, इससे दो पद नाम कहते हैं, यानी बाई नॉमियल नॉमनक्लेचर कहते हैं, जो लीनियस ने दिया था, ठीक है। तो कह रहा है कि द्विपद नाम पद्धति कहते हैं, यानी बाई नॉमियल नॉमनक्लेचर कहते हैं। और इस नामकरण के जो जनक हैं वो हैं कैरोलस लीनियस। इस नामकरण को किसने सुझाया था, कैरोलस लीनियस ने। इन्होंने कहा था कि जीवों के दो घटक से मिलकर नाम बनेंगे, एक उसके जीनस का नाम होगा और एक उसकी जाति का नाम होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसान है और इसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। आगे बढ़िए। इसका उपयोग सारे विश्व के जीव वैज्ञानिक करते हैं। ये दो शब्द वाले नामकरण प्रणाली बहुत सुविधाजनक है। आओ, मतलब ये बुक में लिखा गया है, मैं नहीं आओ कह रहा हूँ, ठीक है। आओ आपको नाम के उदाहरण द्वारा वैज्ञानिक नाम देने की विधि को समझाएं। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। अब तक यह देख सकते हैं कि नाम कैसे द्विपद है। इस नाम में मैंजीफेरा जो है वो वंश का नाम है, यानी जीनस का नाम है, ठीक। और जो इंडिका है वो विशिष्ट नाम यानी स्पीसीज का नाम है। तो ये दो नाम से मिलकर के बन गया आम का नाम मैंजीफेरा इंडिका। इस पद्धति के अन्य सार्वजनिक नियम कुछ इस प्रकार हैं, यानी कुछ नियम दिए गए हैं, उसी नियम के आधार पे आप इस जीवों के नामकरण करने का प्रयास करेंगे। कौन कौन से नामकरण है, कह रहा पहला देखिए, जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। इनका उद्भव चाहे किसी से भी हो, उन्हें लैटिनीकरण अथवा इन्हें लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है। कह रहा है जीवों का नाम जो है वो लैटिन भाषा में लिखा जाता है। लैटिन भाषा एक ऐसी भाषा है जो अभी तक चेंज नहीं हुई, ठीक है, इसमें चेंज नहीं हुई तो उसी तरह से है, तो इसीलिए इस भाषा में लिखते हैं। कह रहा है कि इसमें तिरछे अक्षरों के साथ लिखा जाता है। कभी आप लैटिन भाषा में अपने फॉन्ट को चेंज करिए तो तिरछे अक्षर में लिखा जाता है। कह रहा है इसका उद्भव चाहे कि कहीं से भी हुआ हो, उसका लैटिनीकरण अथवा लैटिन भाषा में व्युत्पन्न समझा जाएगा। यानी कह रहा है चाहे आप हिंदी में लिखे हो, फ्रेंच में लिखे हो, इटालियन हो, रशियन हो, ठीक है, कोई भी भाषा हो, अंजाबी, पंजाबी, अन्नड़, कन्नड़, कोई भी भाषा हो, ठीक है, उन भाषा में आपको जो है
उसका लैटिनीकरण करना ही पड़ेगा, यानी उस जीव का नाम लिखेंगे तो लैटिन भाषा में ही लिखेंगे। चाहे आप पंजाब में ढूंढे हो, चाहे कर्नाटक में ढूंढे हो, चाहे उड़िया में ढूंढे हो, चाहे असमिया में ढूंढे हो, चाहे हिंदी में ढूंढे हो, चाहे इंग्लिश में ढूंढे हो, चाहे डोडो में ढूंढे हो, चाहे संस्कृत में ढूंढे हो, चाहे आप उर्दू में ढूंढे हो, इन सभी भाषाओं में से उसको आप लैटिन भाषा में कन्वर्ट करेंगे। कब? जब उसका साइंटिफिक नेम लिखेंगे किसी जीव का, तब। अगला, जैविक नाम। पहला शब्द वंश नाम होता है, जबकि दूसरा शब्द उसका संकेत पद होता है, जात के संकेत का पद होता है। दो नाम से लिखते हैं। जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित करते हैं। कह रहा है जब हाथ से लिखेंगे तो हम लैटिन भाषा के उस शब्द को उतना तिरछा तो लिख नहीं पाएंगे, इसलिए दोनों अलग अलग, यानी जीनस को अलग और इसको स्पीसीज को अलग, दोनों को अलग अलग रेखांकित कर देते हैं, यानी अंडरलाइन कर देते हैं। अथवा छपाई में तिरछा लिखते हैं। जब छपाई होती है, उसको मतलब टाइपिंग होती है, तो उसको तिरछे अक्षर में लिखा जाता है। यह रेखांकन उनके लैटिन उद्भव को दिखाता है। पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वे बड़े अक्षर में होना चाहिए। पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है, जैसे मान लो होमो सैपियंस है, तो होमो पहला नाम है और इसका जो पहला अक्षर है वो कैपिटल लेटर होना चाहिए, बड़े अक्षर मतलब कैपिटल लेटर में होना चाहिए। जबकि जात संकेत का जो पद है, या जैसे सैपियंस है, तो सैपियंस का जो पहला अक्षर है वो यस है, और यस कैसा होना चाहिए? वह यस जो है छोटे अक्षर में होना चाहिए। समझ गए? यानी जो पहला लेटर लिखा जाएगा, जैसे मैंगी फेरा का है, मैंजी फेरा, तो मैंजी फेरा में कैपिटल यम हो गया, और इंडिका में आप स्मॉल यम से लिखेंगे। तो ये कह रहे भैया कि इसका पहला लेटर तो कैपिटल है, लेकिन दूसरा स्पीसीज का पहला लेटर क्या होगा? स्मॉल होगा। ठीक। जात संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं। कहा बाद में ये जोड़ा गया कि लेखक का नाम लिखेंगे और उसके लिए LINN, जैसे यहाँ पे लिख दिया गया मैंजी फेरा लिंग, इंडिका में लिन लिख दिया गया। लिन मतलब क्या है कि किसने उसका नामकरण किया था, तो उसका भी नाम ढूंढ करके यहाँ पे लिख दिया गया है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, मजाकी प्रश्न है, लेकिन जरूर बताइएगा कि आपका जो भी पर्टिकुलर नाम है आज की डेट में, वह नाम आपके परिवार के किसी सदस्य द्वारा नामकरण किया गया होगा। कोई ना कोई रखा होगा, मामा मौसी नाना नानी दीदी बुआ, ठीक, किसी ने आपका नाम रखा होगा। तो जिसने आपका नाम रखा है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका नाम क्या है और आपके नाम रखने वाले सदस्य का नाम क्या है, किस रिलेशन ने आपका नाम रखा है। अपना नाम पहले बताइए, फिर अपने रिलेशन वाले का जिसने आपका नामकरण किया था उसका भी नाम बताइए कि आपकी मम्मी ने रखा था, चाची ने रखा था, ताई ने रखा था, बुआ ने रखा था, दीदी ने रखा था, मौसी ने रखा था, नाना नाना मामा मामी किसने रखा था, तो कमेंट करके बताइएगा। कह रहा है यद्यप सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है। जितने जीव हैं 17 लाख जातियां हैं, 18 लाख जातियां हैं, संभव कर पाना एक जाति है, और उस जाति में मनुष्य जैसे कई ऐसी जातियां हैं जिसमें अरबों की संख्या है। मनुष्य तो अभी 8-9 करोड़ पे ही, 800-900 करोड़ पे ही अटका हुआ है, लेकिन कई ऐसी स्पीसीज हैं जिसकी मिलियन, आप कई मतलब करोड़ अरबों खरबों में संख्या है। तो अरबों खरबों की उस संख्या को अगर देखें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन जाति विशेष एक एक जात के सदस्यों को ले लीजिए, 17 लाख से 18 लाख जातियां हैं, और इनका पूरा अध्ययन कर पाना बहुत असंभव है। इसलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है कि ये संभव कर सके कि इस प्रक्रिया का वर्गीकरण कर सकते हैं, ताकि इनका एक समूह बना सकें। एक के बारे में पढ़ें, पूरे समूह के बारे में हमें जानकारी हो। समूह बनाने की जरूरत थी, और समूह बनाने को क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरल से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम पौधे तथा प्राणियों, कह रहा अगर हम उदाहरण के लिए बात करें तो पौधों को और प्राणियों को और कुत्ता बिल्ली तथा कीट को सरलता से पहचान सकते हैं। यानी पौधा एक अलग तरह की बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी संरचना है। जो जंतु हैं उसकी अलग संरचना था। हम जंतु और पौधा दो ग्रुप तो बना ही सकते हैं। फिर कह रहा है कि अगर हम कुत्ता देखें, बिल्ली देखें, कीड़े मकोड़े देखें, तो सबको अलग अलग हम पहचान रहे हैं, तो इनके अलग अलग समूह बना सकते हैं। जैसे कि हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं, उसी समय हमारे मस्तिष्क में इन जीवों के कुछ ऐसे गुण आ जाते हैं
जिससे इनका उस वर्ग से संबंध हो जाता है। जैसे कह रहा है, जब आप कुत्ते के विषय में सोचते हो तो आपके मस्तिष्क में क्या प्रतिबिंब बनता है? भाई कुत्ता का ही चित्र आएगा, चाहे वो कालू हो चाहे वो पीलो हो ठीक है, चाहे काला वाला कुत्ता हो जाए चाहे आपके वाइट बाल वाला आ जाए, ठीक, या मटमैले बाल वाला आ जाए, तो कोई कुत्ता आ जाएगा तो वो कुत्ते की ही इमेज बनने वाली है, चाहे वो ब्रीड वाला हो चाहे अनब्रीड वाला हो। समानतः कुछ कुत्तों को समानतः आप कुत्तों के बारे में ही देखेंगे, ना कि बिल्ली को। जब यदि आपसे कुछ पूछा जाए कि एल्सेशियन के विषय में सोचें, तो आपको लगता है कि इसके विषय में चर्चा कर रहे हैं, यानी तब आप इसके बारे में समझ ही नहीं पाएंगे। तब आप कहेंगे कि ये क्या होता है, एल्सेशियन क्या होता है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये पेड़ है, जंतु है, वनस्पति है, क्या है पता नहीं, तो इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, इसके बारे में हमें पता नहीं चलता है। इसी प्रकार मान लो हमें स्तनधारी कहना है, हमने कहा कि ऐसा कोई प्राणी है जो स्तनधारी है, तो जैसे हमने उसे स्तनधारी कहा, स्तनधारी मैमेलिया कहा, मैमेलिया कहने से मेरे मन में एक प्रश्न बनेगा कि हम ऐसे जंतुओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसी को मान लेंगे कि स्तनधारी जैसे जंतुओं के बारे में सोचेंगे जिसके बाह्य कान हो। मैमेलिया होने का 3 बेसिक लक्षण है। पहला लक्षण है कि उसके पास बाह्य कान हो, कान का जो एयर पिन्ना है, जो बाहर कान लटका हुआ है, ये कान होना चाहिए, और शरीर पर बाल हो, तथा जो माताएं होती हैं उन्हें बच्चों को दूध स्तनपान कराने के लिए क्या होना चाहिए, स्तन ग्रंथियां पाई जानी चाहिए, यानी जो है उनमें छाती का भी, छाती तो पुरुष में होता है, स्तन ग्रंथियों का, स्तन का विकास होना चाहिए महिलाओं में। तो ये 3 इसके बेसिक लक्षण होते हैं। इसी प्रकार पौधों के बारे में यदि आप सोचते हैं तो गेहूं के विषय में चर्चा करें तो हमारे मस्तिष्क में गेहूं का पौधा ही आ जाता है। इसीलिए ये सभी कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूं, चावल, पौधे, जंतु, वनस्पतियां, ठीक है, ये सुविधाजनक वर्ग हैं जिनका उपयोग हम पढ़ने में करते हैं। इन वर्गों को वैज्ञानिक शब्दावली में, वैज्ञानिकों की भाषा में टेक्सा कहा जाता है, यानी पौधा अपने आप में एक टेक्सा है, गेहूं अपने आप में एक टेक्सा है, धान अपने आप में एक टेक्सा है, मटर अपने आप में एक टेक्सा है, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, हाथी अपने आप में एक टेक्सा है। यहाँ आपको स्वीकार करना चाहिए कि टेक्सा विभिन्न स्तरों पर सभी वर्गों को बता सकता है। पौधा भी एक टेक्सा है, गेहूं भी एक टेक्सा है, जंतु भी एक टेक्सा, स्तनधारी भी, और कुत्ता भी एक प्रकार का टेक्सा ही होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्ता एक स्तनधारी और स्तनधारी प्राणी है? इसलिए प्राणी स्तनधारी तथा कुत्ता विभिन्न स्तरों के टेक्सा बताते हैं। इसलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टेक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। गुण जैसे, अब गुण कहाँ से लेंगे, कौन कौन से गुण हम लोग देखेंगे, उसकी संरचना कैसी है, कोशिका की रचना कैसी हुई है, विकास का प्रक्रम कैसा हुआ है, जीव की पारिस्थितिकी सूचना क्या है, आधुनिक वर्गीकरण के आधार बनाते हैं। ये चारों चीज क्या है, आधुनिक वर्गीकरण का आधार है। कौन? जीवों की रचना, जीवों के कोशिका की रचना, इवोल्यूशन यानी विकासीय क्रम प्रक्रम, जीवों का पारिस्थितिकी सूचना, ठीक है, और ये सभी क्या हैं, आधुनिक वैज्ञानिक आधार हैं जिसपे हम जीवों का अध्ययन करते हैं। इसलिए विशेषीकरण, पहचान, अभिज्ञान, वर्गीकरण तथा नाम पद्धति आदि ऐसे प्रक्रम प्रणाली हैं जो वर्गीकरण विज्ञान के आधार। वर्ग की कोई नई नहीं है। मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में अधिकाधिक जानने का प्रयत्न करता रहता है। अधिक से अधिक मानव जानना चाहता है, विशेष रूप से उसके विषय में जो उसके लिए अधिक उपयोगी है। आदि मानव को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़े तथा आश्रय के लिए नए नए स्रोत खोजने पड़ते थे। इसलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार उपयोग पर आधारित होता है। काफी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उसकी विविधता सहित विशेष संबंध में रुचि लेता रहा है। अध्ययन की इस सुविधा को हम लोग वर्गीकरण या सिस्टमैटिक्स कहते हैं। सिस्टमैटिक्स एक लैटिन का शब्द है जिसका मतलब होता है सिस्टेमा से आया हुआ है, जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था।
लिनियस ने अपने पब्लिकेशन टाइटल में सिस्टमा नेचुरी, अभी एक प्रश्न पूछा गया सिस्टमा नेचुरी, उस दिन मैं प्रैक्टिस करा रहा था, बताया था सिस्टमा नेचुरी किसके पुस्तक का नाम है, तो लिनियस के नाम है, लिनियस के पुस्तक का नाम है। वर्गीकरण पद्धति में पहचान नाम पद्धत वर्गीकरण में शामिल करके क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है और ये इसका विकासी संबंध ध्यान में रखा जाता है। ठीक, तो टोटल देखिए हमारे पास यहाँ पे 9 पेज है, जिसमें से हम लोग 6 पेज, 5 दशमलव कुछ पेज हम लोग पढ़ लिए हैं, तो 6 9 है, तो छठे पेज पे इस समय हम लोग हैं। तो 3 पेज और बचा हुआ है आपका, जिसको हम लोग अगले चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। चूँकि एक वीडियो 30 35 मिनट का बहुत किताब की रीडिंग है, बोरिंग हो जाती है, तो हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे और अगले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सुझाव आप अपना दे सकते हैं कि एनसीईआरटी को इस तरह से आपको पढ़ाया जाए कि नहीं। अगर आपका सुझाव प्लस में आता है तो ये क्लासेस चलती रहेंगी, अगर आपका सुझाव माइनस में आता है तो ये क्लासेस आपकी रोक दी जाएंगी। प्रयास ये है कि आपका सुझाव प्लस में आए, चूँकि एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ना पढ़ाना बड़ा कठिन होता है, जल्दी कोई नहीं करना चाहता। और जिन लोगों का क्लास छूटी हुई है, कई सालों से पढ़ाई छूटी है, एक बार आप क्रम में आए, पढ़ना भी सीखें और नेक्स्ट ईयर में आप कहीं पढ़ा भी सकते हैं, तो इस आधार पे हम आपको यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।